हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं आप सबकी डार्क सोल यानी मेरी पहली बीवी की कहानी के सूत्रधार। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मेरी पहली बीवी के रोमांचक सफर पर। चौथे माया और वरदान दोनों जैसे ही जॉइंट विला में एंटर हुए तो सारे परिवार वाले वहीं बैठे थे। वसुंधरा ने चौंकते हुए कहा, अरे वरदान, तुमने बताया नहीं तुम लोग आ रहे हो। मोम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, फ्रेश होकर रेस्ट करूँगा, कल बात करते हैं। और वरदान सीधा अपने रूम की तरफ निकल गया। माया वहीं खड़ी थी। जाओ माया, तुम भी ऊपर जाकर आराम कर लो, मैं रोबिन के हाथों खाना भिजवा देती हूँ। वसुंधरा ने अपनी बात पर थोड़ा सा और जोर देकर कहा। माया, आई होप कि ग्रीक में सब कुछ ठीक रहा होगा। माया ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और ऊपर की तरफ अपने रूम में निकल गई। मगर वसुंधरा भाप गई थी कि कुछ तो बात है। फिलहाल उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। माया जब कमरे में आई तो वरदान पहले से ही फ्रेश होकर अपने काउच पर सो चुका था। माया बिना कोई आवाज किए वॉशरूम में चली गई और चेंज करके बेड पर लेट गई। बेड पर लेटे लेटे ही माया की नजर वरदान के चेहरे पर पड़ी, फिर एक झटके से उठ बैठी। कोई दरवाजा नॉक कर रहा था। माया ने उठकर धीरे से थोड़ा सा दरवाजा खोला। सामने रोबिन खड़ा था, खाने की ट्रॉली लेकर। माया ने थोड़ा सा मुंह पीछे की तरफ घुमाया और वरदान की तरफ देखने लगी। वसुंधरा, में हमने खाना भिजवाया आपके और सर के लिए। माया ने जैसे हड़बड़ी में फिर आगे देखा। नहीं चाहिए, मेरा मतलब था कि जब भूख होगी तब मंगा लेंगे, अभी थके हुए हैं तो रेस्ट करनी है हमें। ओके मैम। और रोबिन वहां से चला गया। माया ने अब धीरे से दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर बैठ गई। माया को एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी नजरें वरदान के चेहरे पर कब से टिकी हुई थी। सोते वक्त भी वरदान के चेहरे पर कुछ तो था जो शायद उसे नींद में भी बेचैन कर रहा था। अचानक से तभी वरदान की नींद खुल गई और माया ने अपनी आंखें झट से बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। वरदान चुपचाप से उठा और माया के बेड के पास आ गया। माया का दिल अब जोरों से धड़कने लगा, कहीं ये मेरे साथ कुछ नहीं। तभी माया को एहसास हुआ कि शायद वरदान ने बेड के पास वाला ड्रॉर खोला है और उसमें से कुछ निकालकर वापस चला गया काउच पर। माया ने चुपके से आंख खोलकर देखा तो वरदान शर्टलेस था और काउच पर लेटे हुए एक सस्पेंसिक और थ्रिलर नॉवल पढ़ रहा था। नॉवल के कवर पेज पर लिखा था, सनक। तभी माया को याद आया कि निधु ने एक बार बताया था कि उसके डैड की कुछ अजीब सी आदतें हैं, जैसे रात को क्लोन लगाकर शर्टलेस होकर नॉवल पढ़ना, 12 बजे तक सो जाना और सुबह फिर 4 बजे उठ जाना, ताकि अपनी डेली रूटीन वो एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सके। माया अब महसूस करने लगी थी कि वरदान बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है और दिन में भी इतना काम करने के बाद वो सिर्फ 4 घंटे ही सोता है, और अगर ज़्यादा काम हो तो उसमें भी कटौती कर लेता है। माया सोच रही थी, ये इंसान है या चलती फिरती मशीन। कभी तो लगता है ये हार्टलेस, इमोशनलेस, पत्थर दिल इंसान है, मगर अब महसूस हो रहा है कि कभी तो इस पत्थर में भी दिल रहा होगा। आखिर है क्या ये इंसान जो मेरी सोच और कल्पना दोनों से बहुत परे है। पता नहीं मुझे कब मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे और मैं कब अपनी ज़िंदगी चैन और सुकून से जी पाऊंगी। अगले दिन जब माया की आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। माया ने जब घड़ी देखी तो उसमें 8 बज रहे थे। क्या मैं इतनी देर तक सोती रही और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं? माया जल्दी से बेड से उठी और फ्रेश होकर रेडी हुई। फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच गई, जहां सब पहले से ही मौजूद थे। माया ने सबका आशीर्वाद लिया और गुड मॉर्निंग विश किया।
सॉरी मैं वो लेट हो गई। वसुंधरा ने माया की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, इट्स ओके माया, मगर आइंदा से ध्यान रखना, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करेंगे। वसुंधरा ने ये बात साक्षी, आस्था और तमन्ना की तरफ देखते हुए कही। साक्षी कुछ बोलना चाहती थी, मगर कबीर ने टेबल के नीचे से उसका हाथ कस के पकड़ लिया और ना में इशारा कर दिया। माया ने वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा, जी आंटी। आंटी? माया, 1 महीने से ऊपर हो गया है तुम्हारी शादी को और तुम मुझे अब भी आंटी कह रही हो। देखो माया, पहले की बात कुछ और थी, अब मम्मा कहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब रिश्ते भी बदल चुके हैं और हालात भी। दादी, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? नीदू ने चेयर खींचकर उस पर बैठते हुए पूछा। तभी नीदू की नज़र माया पर चली गई। ओह, तो डैड अपने ट्रिप से लौट आए हैं। ट्रिप से नहीं, हनीमून से लौटे हैं, ऐसा कहो नीदू, सबीर ने पीछे से आते हुए कहा। और इस बात पर आस्तक और अरमानक दोनों हंस पड़े। तुम्हें तमीज है नहीं या किसी ने सिखाई नहीं? वरदान को सीढ़ियों से उतरता देख सबकी बोलती बंद हो गई। वरदान अपनी उसी अंदाज में लौट आया था, वही फॉर्मल सूट, शूज और दोनों हाथ ट्राउजर के अंदर डाले हुए, वही रोबदार और कड़क आवाज, कुल मिलाकर एक परफेक्ट एंड हैंडसम पर्सनैलिटी। अरे डैडा, आप कब आए और मुझसे मिले भी नहीं? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या आप किसी ट्रिप से लौटे और मुझसे मिलने ना आए हों? शाम हो चुकी थी निधु और तुम सोई हुई थी, इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे आज से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट है ना? यस डैडा, आज न्यू सेशन का फर्स्ट डे है, मैं बस निकल ही रही थी। तो अच्छे से क्लासेस अटेंड करना। ओके डैडा। और नीदू कॉलेज के लिए निकल गई। मैं भी चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, माया ने ब्रेकफास्ट टेबल से उठते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, आखिर मुझे भी तो वही जाना है, सबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट से माया से पूछा। हाँ, मैं हूँ ना, डोंट वरी, मैं माया को ड्रॉप कर दूंगा। वरदान ने अपने ब्लेज़र के बटन को बंद करते हुए सबीर की तरफ देखते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो। माया ने बिना एक पल गवाए कहा, नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब माया अपना कॉलेज बैग लेकर रूम से लौटी तो जॉइंट मेंशन के एंट्रेंस पर कार खड़ी थी। वरदान ने अपनी एक आंख के आईब्रो को ऊपर उठाते हुए माया को उसमें बैठने का इशारा किया, लेकिन माया गाड़ी के सामने ज्यों की त्यों ही खड़ी रही। और जब माया गाड़ी में नहीं बैठी तो वरदान ने गाड़ी से उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, बैठो गाड़ी में, मैं ऑलरेडी ही लेट हूँ। गाड़ी में बैठते हुए माया ने मुंह बनाया और सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, जो शायद उससे लगी ही नहीं। तो वरदान ने आगे बढ़कर खुद ही माया की सीट बेल्ट लगा दी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वरदान ने कान में लगे हुए ब्लूटूथ की मदद से अपने पीए की कॉल रिसीव की और उससे बात करने लग गया। कुछ देर बाद वरदान का ध्यान माया पर पड़ा, जो न जाने कब से उसे ही देखी जा रही थी। वरदान ने कॉल कट करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। फिर तुमने पहले शादी क्यों नहीं की? और अगर अब शादी करनी भी थी तो मुझसे ही क्यों? आखिर वजह क्या है? वजह यही है स्वीट हार्ट कि तुम मुझे पसंद हो, और अगर वीराना को कोई पसंद है तो वो पसंद किसी और की पसंद नहीं हो सकती। वरदान ने एक झटके से गाड़ी रोकते हुए कहा, इसलिए जाओ और जाकर पढ़ते वक्त भी यही बात याद रखना कि तुम मेरी पसंद हो और अब ताउम्र किसी और की पसंद नहीं बन सकती। माया ने गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैंने बस सुना ही था कि बिजनेसमैन झूठ बोलते हैं, मगर इतना अच्छा बोलते हैं
ये पहली बार देख रही हूँ। माया ने वरदान को एक नज़र भर देखा और वहां से कॉलेज के अंदर चली गई। वरदान बस माया के चेहरे और उसके कॉन्फिडेंस को देखता रह गया। कॉलेज के अंदर एंटर करते ही निधु ने माया को बीच रास्ते ही पकड़ते हुए कहा, अरे तू इतनी लेट क्यों आई है? अचानक से अर्श ने माया को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, माया मुझे तुमसे अभी बात करनी है। क्या कर रहे हो अर्श? मेरा हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम ये बताओ कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में। मुझे पता है माया, तुम खुश नहीं हो। तुम एक बार तो कहो, मैं सब संभाल लूँगा। जस्ट ट्रस्ट मी डैम इट। अर्श तुम पागल हो गए हो और कुछ नहीं, मुझे जाने दो। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। वैसे भी आज क्लास के पहले ही दिन लेट नहीं होना मुझे। माया कब तक सच्चाई से भागोगी? कब तक तकलीफ दोगी खुद को भी और मुझे? अर्श बोलते बोलते रुक गए। यार तुम समझने की कोशिश तो करो। आज तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं है, मगर कल को ज़रूर होगा। अर्श प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज़ मुझे ये सब बातें बोलकर शर्मिंदा मत किया करो। और माया आंखें झुकाए वहाँ से क्लास के लिए चली गई। अर्श बेबस सा वहीं खड़ा रह गया। डोंट वरी अर्श, शुरू में मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था, मगर धीरे धीरे मैंने भी सच को एक्सेप्ट कर लिया। और माया डैड के साथ सच में बहुत खुश है। अभी कल ही तो वो अपने हनीमून से लौटे हैं। व्हाट? क्या कहा तुमने निधु? माया और तुम्हारे डैड हनीमून पर गए थे? हाँ अर्श, माया और डैड दोनों ग्रीक गए थे, और वो भी पूरे 2 वीक्स के लिए। वहाँ उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। तुम बेकार में माया की चिंता कर रहे हो। वो सच में अपनी लाइफ में बहुत खुश है, और उसे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्श, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो डैड से प्यार करती है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम माया से खुद पूछ लो। एज़ यूजली तुम ये बात डैड से भी पूछ सकते हो, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो। तुम्हें पता है अर्श, प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता, बल्कि अपने प्यार को हर हाल में खुश देखना भी होता है। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी। नहीं निधु, तुम ये कभी नहीं समझ सकती कि मुझ पर इस वक्त क्या गुजर रही है, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। अर्श, किसी के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती, बस जीने का तरीका बदल जाता है। और कहते हैं भगवान जो करता है सबके अच्छे के लिए करता है। क्या पता तुम्हारी किस्मत में इससे भी बेहतर कुछ हो। माया से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है मेरी लाइफ में निधु। हाँ तो हो सकता है तुम किसी की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन बन जाओ। मेरा मतलब है, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना निधु, मुझे बस फिलहाल यहाँ से जाने दो। शाम 7 बजे जॉइंट वेंचर में माया अपने रूम में खोई हुई सी मिरर में खुद को देख रही थी। अर्श की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या मैं अर्श को सच नहीं बता सकती? नहीं, ये मेरी लड़ाई है और इसे मुझे अकेले ही लड़ना है। जब मैं पहले ही जिंदगी में एक जंग के सफर पर हूँ तो फिर हादसे से कैसा डर। We will talk about this topic some another day। प्रधान ने कॉल कट करके आते ही अपना ब्लेजर उतारा और वॉशरूम में चला गया। माया अपनी बुक्स निकाल के पढ़ने बैठ गई। वॉशरूम से बाहर आते ही वरदान लैपटॉप लेकर बैठ गया। शायद अपने काम में बहुत बिजी था, तो माया ने ही उठकर वरदान के लिए कॉफ़ी ला दी। वरदान ने लैपटॉप में काम करते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं थी, रॉबिन ला सकता था। माया ने खुद को बहुत काम रखने की कोशिश की, मगर जब नहीं कर पाई तो माया ने कॉफ़ी का मग नीचे फेंक दिया, जिसके छींटे वरदान पर भी पड़े। व्हाट दी हेल माया, ये सब क्या है? वरदान ने चिल्लाते हुए कहा। आर यू मैड?
और माया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उप्स सॉरी, कॉफी गिर गई। अब तुम एक काम करना, जब रॉबिन नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए कॉफी लेके आए तो उसे बोलना ये नीचे गिरी कॉफी भी साफ करवा दे। माया ने थोड़ा और शरारती अंदाज में कहा, अब मैं जरा पढ़ लूं, कल सर ने टेस्ट भी तो दिया है। वरदान बस माया को घूरे जा रहा था क्योंकि वो जानता था कि माया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मगर फिलहाल वरदान ने चुप रहना ही बेहतर समझा और वहां से उठकर अपना लैपटॉप लेकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। वरदान को जाता देख माया ने पीछे से कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं रॉबिन को बोल दूंगी तुम्हारी कॉफी तुम्हारे पास भिजवा दे। और माया शरारती अंदाज में थोड़ा सा हंस दी। अच्छा हुआ ये देवदानव यहाँ से चला गया, अब मैं आराम से पूरे रूम में हुकूमत करके पढ़ूंगी। आज कितने दिनों बाद माया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। देखा बच्चों, कैसे भगा दिया इस देवदानव को। 2 हफ्ते बाद कॉलेज की ग्राउंड। माया, मैं रोज तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ और तुम रोज मुझे इग्नोर करके चली जाती हो। तुम मुझे बता दो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? किस दिन तुम्हें अक्ल आएगी, एटलीस्ट वो बता दो, ताकि उस दिन चैन से बैठकर हम बात कर सकें। तुम्हें कब अक्ल आएगी यश? और क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, शादी हो चुकी है मेरी यश। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओ उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। और सुनो, मेरे हिसाब से अब तुम्हें भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, कर लूंगा शादी। तुम बताओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरी आंखों में देखो माया और मेरी तरफ देखकर बात करो। क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? माया जाने लगी तो अर्श ने माया का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो अर्श, सब देख रहे हैं। नहीं माया, आज तो मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। माया ने खींचते और चिल्लाते हुए कहा। अर्श, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम समझते क्यों नहीं? समझ आ नहीं रहा या समझना चाहते नहीं? जस्ट लीव हर हैंड। माया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने वरदान खड़ा था। एक पल के लिए तो माया डर गई, मगर दूसरे ही पल अपना हाथ अर्श से छुड़वाकर वरदान के पास चली गई। माया ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, अरे वरदान, आप यहाँ? आपने बताया नहीं कि आप कॉलेज आ रहे हैं? हाँ, कॉलेज में एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन के लिए मैनेजमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया था। डैड बिजी थे तो उन्होंने मुझे भेज दिया मीटिंग अटेंड करने के लिए। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी सूर्यवंशियों की ज़मीन पर बनी है और हम यहाँ की 50% मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं। वरदान ने माया की तरफ देखते हुए कहा, जाओ तुम जाकर क्लास अटेंड करो। पर वरदान, वो स्वीट हार्ट, सुनाई दे नहीं रहा या सुनना चाहती नहीं। माया बिना कोई सवाल किए चुपचाप क्लास में चली गई। माया के जाते ही वरदान ने अर्श को एक नज़र घूर कर देखा और 2 कदम अर्श की तरफ बढ़ाते हुए धीरे से कहा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। तुम्हारी फैमिली से हमारे बहुत अच्छे और पुराने रिलेशंस हैं। मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो, एंड आई एम डैम श्योर तुम्हारे डैड भी ऐसा नहीं चाहेंगे। सुना है आजकल तुम बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे हो, तो बेटर यही है कि तुम रिसर्च करो, मगर हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है, खासकर मेरी बीवी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अर्श कुछ कह पाता इससे पहले ही वरदान को मीटिंग के लिए PN बुलाने आ गया और वरदान वहाँ से मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया। इधर माया की जान थी जो हलक में अटकी थी कि कहीं वरदान अर्श को, नहीं, वो इतना बुरा भी नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाए। वो देव जैसा दिखने वाला दानव बनकर बस यूं ही सबको डराता रहता है। माया अपनी क्लासेस ख़त्म करके निकली ही थी कि वरदान भी मीटिंग ख़त्म करके डीन के कैबिन से बाहर आ गया। चलो
मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। माया ने इस वक्त यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। माया जाकर वरदान की गाड़ी में बैठ गई और वरदान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्लासेस कैसे चल रही हैं तुम्हारी? वरदान ने चुप्पी तोड़ते हुए माया से पूछा। अच्छी चल रही हैं, बस नोट्स रेडी करने वाले हैं कुछ। नोट्स? क्यों? प्रोफेसर तुम्हें नोट्स प्रोवाइड नहीं करते? नहीं करते हैं, मगर मुझे सेल्फ नोट्स रेडी करने होते हैं। जाकर तुम मॉम से बात कर लेना, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। जी, माया 2 लफ्जों में जवाब देकर चुप हो गई। वरदान मन में सोच रहा था कि वैसे तो हर वक्त भूखी शेरनी के जैसे दहाड़ने को तैयार रहती है, मगर आज इसे क्या हुआ है? वरदान ने ब्रेक लगाते हुए कहा, माया उतरो, घर आ गया है। जब वरदान ने थोड़ा और जोर देकर बोला तो माया अपने ख्यालों से बाहर आई। माया और वरदान अभी घर के अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे कि कबीर ने वरदान से कहा, वरदान, मैं कब से तुम्हारा कॉल ट्राई कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं मीटिंग में था तो मैंने फोन साइलेंट पे रखा था। लेकिन हुआ क्या? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे लिए हेडक्वार्टर से कॉल आई थी वरदान। पठानकोट पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, तुम्हें इमरजेंसी में बुलाया है स्ट्रेटेजी प्लान रेडी करने के लिए। व्हाट? क्या कहा आपने? कहाँ अटैक हुआ है? माया के हाथ से कॉलेज बैग ही छूट गया। ओह नो, मुझे अभी निकलना होगा। कबीर, तुम मॉम को इन्फॉर्म कर देना, वरदान ने वापस से कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। मुझे भी जाना है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई। माया के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। माया का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वरदान ने माया को दोनों कंधों से कस के पकड़ते हुए और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम डरो नहीं माया, मैं जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे शहर को। ये कर्नल राणा का वादा है तुमसे। वरदान इतना बोलकर जॉइंट मेंशन से निकल गया। माया वहीं अवाक सी खड़ी रह गई। तुम अंदर चलो माया, वरदान गया है ना, कुछ नहीं होगा। तुम अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाकर बात कर लो। मगर वरदान क्यों गए हैं और उन्हें क्यों हेडक्वार्टर से कॉल आई है? माया ने एक ही सांस में 2 सवाल कबीर से कर डाले। क्योंकि माया वरदान पैरासब में रिटायर्ड कर्नल कमांडो है, मगर आज भी जब कभी देश को उसकी ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर जाता है। वरदान की स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत सॉलिड और फुल प्रूफ होती है, इसीलिए इंडियन आर्मी अक्सर ऐसे अटैक होने पर उसे बुला लेती है। और वरदान की कंपनी ही इंडियन मिलिट्री के टेक्निकल वेपन्स की ओनर है। लेकिन वरदान ने कभी नहीं बताया मुझे कि वो इंडियन आर्मी में थे, और वो भी एक कमांडो। बताया तो उसे जाता है माया जिसे ज़रूरत हो या जो जानना चाहता हो। शायद तुमने कभी जानना नहीं चाहा, पर वरदान ने बताना। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कबीर माया को ऊपर एक रूम में ले गया जो कि लॉक था। कबीर ने रूम को एक की से अनलॉक किया और माया को रूम के अंदर ले गया। रूम में एंटर करते ही सामने की तरफ वरदान की यूनिफॉर्म में बहुत सी तस्वीरें लगी थी और दूसरी वॉल पर बहुत सी ट्रॉफीज और मेडल थे। राइट साइड की वॉल की तरफ एक सबसे बड़ी ट्रॉफी और पद चिन्ह था जिस पर कारगिल वॉरियर लिखा था। माया को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो इतने वक्त से न जाने क्या क्या समझती आई है, वो एक कारगिल वॉरियर है। इट्स सो अनबिलीवेबल। माया कुछ और कह पाती, कबीर बोल पड़ा, तुम चाहो तो इसे देख सकती हो, मगर वरदान को मत बताना कि मैं तुम्हें इस रूम में लेकर आया था। माया ने वरदान के मेडल को हाथ में पकड़ते हुए कबीर की तरफ देखते हुए कहा, मगर क्यों? क्योंकि वरदान को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इस रूम में आए। वरदान ने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं माया, मगर मैंने हमेशा ही उसकी बिना कहे हर बात समझी है। मैं जानता हूँ कि वरदान ने तुमसे शादी ज़बरदस्ती की है, मगर यकीन करो माया, वो ऐसा नहीं है। ज़रूर तुमसे शादी करने के पीछे उसकी बहुत बड़ी वजह है, वरना वो ऐसा करना तो दूर,
ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पता नहीं माया ने कबीर की बातें सुनी भी या नहीं, मगर वो ये ज़रूर जानना चाहती थी कि वरदान ने ये सारे मेडल्स, ट्रॉफीज और ये तस्वीरें रूम में लोग क्यों रखी हैं। इसीलिए उसने कबीर से ही पूछ लिया। आप तो इनके सबसे करीब हैं, आपसे बेहतर किसे पता होगा कि ये मेडल्स, ट्रॉफीज ये सब यहाँ क्यों हैं। हाँ पता है माया, मगर मुझे नहीं लगता ये बताने का राइट मेरे पास है। लेकिन तुम्हारे पास पूरा राइट है वरदान से पूछने का। इसीलिए जब वो वापस आए तो तुम खुद ही उससे ये सवाल पूछ लेना। अब चलो यहाँ से, किसी ने देख लिया तो वरदान को पता चल जाएगा। माया भी वहाँ कुछ देर और रुकना चाहती थी, मगर कबीर की बात को टाल नहीं सकी। जैसे ही माया रूम से बाहर निकलने को मुड़ी तो दरवाजे के पीछे उसे किसी खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर नजर आई। अरे ये किसकी तस्वीर है? माया ने पूछा, मगर कबीर ने जल्दी से माया का हाथ खींचकर रूम लॉक कर दिया। अरे 1 मिनट देखने तो देते, वह निधु की माँ निहारिका की तस्वीर है माया। अब जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ कोई और आए। चलते चलते ही माया ने कबीर से पूछ लिया, आप मुझे इनके बारे में कुछ और भी बता सकते हैं क्या? नहीं माया, अब आगे तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है, वो भी वरदान को। यू नो व्हाट माया, वरदान की पूरी लाइफ ये सेक्रीफाइसेस में बीती है। वो किसी को बताता नहीं है, वो ये शो करता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर मैं जानता हूँ वो नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। आज माया के दिल से वरदान के लिए कड़वाहट एक पल में ही निकल गई थी, और वरदान के लिए उसके दिल में कुछ था तो वो था सम्मान। वो जानती थी कि अगर वरदान ने उसे इस शादी के लिए मजबूर किया है तो ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी, मगर आखिर वो वजह थी क्या, अब उसे वही मालूम करना था। जता कर भी ना जाने क्यों वो अपना हक छोड़ देता है, जिसने सबको जोड़ रखा है वो खुद को तोड़ देता है। कि जिसने सबको जोड़ रखा है न जाने क्यों फिर वो खुद को तोड़ देता है। उसका रुका दिल इस बात का जवाब नहीं देता, कि शायद उसका रुका दिल इस बात का जवाब नहीं देता। इसीलिए जालिम वो मेरा हर सवाल मोड़ देता है, वो मेरा हर सवाल मोड़ देता है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। अपने कमेंट्स और लाइक करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।